स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्सिटी अड्डा पे। आज अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आया हूँ मैं बीए थर्ड सेमेस्टर। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और डिस्क्रिप्टिव में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अति लघु प्रश्न में आप एक लाइन में या फिर एक वाक्य में या एक स्टेंजा में अपना आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझते भी चलेंगे और प्रश्नों की श्रृंखला को 2 पार्ट में कंप्लीट किया है मैंने। एक वीडियो आज का रहेगा और एक वीडियो कल आपको मिलेगा। तो इस तरह से 2 वीडियो में सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर एक वीडियो आप इसको 2 या 3 बार देख लेते हैं तो फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं इन प्रश्नों को समझाता भी चलूँगा, जहाँ पर मुझे लगी कि आवश्यकता है वहाँ पर हम बात करते चलेंगे थोड़ा विस्तार से, ताकि सेम टू सेम शब्द तो आपको याद नहीं रह सकते हैं। तो उस तरह से आपके मन में एक खाका तैयार हो जाए, ताकि आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप आसानी से आंसर लिख सकें। तो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ये जो पहला प्रश्न है मैंने दीर्घ उत्तरीय में बहुत अच्छे से करा रखा है और उसको समझा भी रखा है। तो पर्यावरण का अर्थ लिखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, पर्यावरण का जो सामान्य अर्थ है भौतिक परिवेश से है। पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव एवं अन्य जंतुओं तथा पौधों को चारों ओर से घेरे हुए है और उसके जीवन यापन तथा क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो ये पर्यावरण की आपकी परिभाषा हो गई। लेकिन हम इसको अगर बेसिक में समझेंगे तो कोई भी एक व्यक्ति, उसके चारों ओर कुछ चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। जैसे बहुत सारे जीव जंतु उसे दिखाई देते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। इधर बहुत सारे पौधे दिखाई देते हैं और बहुत सारे मनुष्य दिखाई देते हैं। तो 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि जीव जंतु बहुत सारे और पेड़ पौधे वनस्पति, इसके अलावा मनुष्य। तो ये सारे तीनों जो हैं ये जैविक समुदाय के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनमें तीनों में जीवन है और ये पर्यावरण के अंग हैं तीनों। दूसरी और कुछ अजैविक चीज़ों में अगर हम बात करें तो सूर्य की रोशनी आपको दिखाई देती है, हवा आपको महसूस कराती है, तो हवा भी पर्यावरण का अंग है। इधर जल और मिट्टी ये भी पर्यावरण के अंग हैं। तो जब हम इन सभी चीज़ों से जो घिरे हैं, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही हैं, ये सभी मिला कर के एक विशेष तरह की प्रकृति बनती है जिसका नाम पर्यावरण है। तो हम सामान्य अर्थ में भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें चारों ओर घेरे हुए है और किसी तरह से मनुष्य को प्रभावित करती है तो वह पर्यावरण कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। तो आंसर में टांसले महोदय ने इसकी परिभाषा को बहुत शानदार तरीके से दिया है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग। अब देखिए, प्रभावकारी दशाएं मतलब जो आप पर प्रभाव डालती हैं। तो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग, संपूर्ण योग मतलब कई सारी चीज़ें आप पर प्रभाव डाल रही हैं ना, तो इन सभी का योग, इन सभी का योग जिसमें जीव रहते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। कितनी अच्छी इसकी परिभाषा दी है इन्होंने, एक लाइन में सारे पर्यावरण की परिभाषा को समेट दिया है। अगला देखते हैं, पर्यावरण के भौतिक तत्व कौन से हैं। अभी अभी हमने चर्चा किया भौतिक तत्वों के बारे में। जैसे पर्यावरण के भौतिक तत्व संघटक जलवायु है, चट्टानें हैं, मृदा, खनिज और जल। ये 5 के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर कोई कहेंगे कि पर्वत क्या है, तो पर्वत भी भौतिक संघटक है। या झरना क्या है, या तालाब क्या है, तो ये सभी, समुद्र क्या है, जो चीज़ प्रकृति ने बनाई है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया, जो जब से पृथ्वी बनी है तो अपने आप ही बनी है, वे सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, वह सारी चीज़ें भौतिक तत्व के अंतर्गत ही आएंगी। और जिनमें जीवन होगा वह जीवित तत्वों के अंतर्गत आएंगी, यानी कि जैव समुदाय के अंतर्गत आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें पर्यावरण के जैविक तत्व बताइए। तो जैविक तत्व, अभी अभी हमने भौतिक तत्वों की चर्चा की है, अब देखो जैविक तत्व आ गए। तो जैविक तत्वों में पेड़ पौधे आ गए एक तो, क्योंकि इनमें जीवन होता है। पशु पक्षी आ गए, इनमें भी जीवन होता है। और मनुष्य आ गया, हमने शुरू में भी चर्चा की थी इनकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए। तो क्रिस्टमैन के अनुसार देखते हैं, पारिस्थितिकी जैविकीय तत्वों का
उनके रासायनिक और भौतिक पर्यावरण के साथ प्रक्रियाओं का अध्ययन है या जैविक और अजैविक पर्यावरण के मध्य क्रियाओं का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र को भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है और मैंने बताया है कि एक मरुस्थल भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, एक खेत भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, एक गमले में एक पौधा लगाया हुआ है ये भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। तो सारे पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता ये है, एक शर्त है ये कि उसमें एक तो जैविक समुदाय होना चाहिए। जैविक में इसमें जीव है, पौधे हैं और इसमें पौधे के साथ साथ बहुत सारे छोटे मोटे कीट पतंग जीव वगैरह होते हैं। इसके अलावा मिट्टी और पानी का भी समावेश होता है इसमें। तो जैविक अजैविक कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व भी होते हैं इसमें प्रोटीन वसा वगैरह भी मिलते हैं आपको और वायु सूर्य का प्रकाश वगैरह भी मिलते हैं। तो सारी चीज़ें हमें एक छोटे से स्थान पर भी देखने को मिल जाती है जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का इसमें पढ़ लेते हैं क्या दे रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उसके प्रभावी पर्यावरण भौतिक एवं जैविक दोनों से होता है। अभी हमने भौतिक की भी बात की है और जैविक की भी बात की है कि एक गमले के अंदर क्या होता है, एक तो जैविक होता है और एक अजैविक होता है जिसमें एक भौतिक भी होता है। तो ये सारी चीज़ों का जो समावेश एक जगह होता है जो एक दूसरे से अंतर किया करते हैं वह सभी क्या है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा लिखी है। परिभाषाओं में स्टाहलर के अनुसार जीवों के समूह के साथ परस्पर क्रियाशील संगठकों के सकल समुच्चय को पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। अगला देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषताएं। पहले नंबर की विशेषता है पारिस्थितिकी तंत्र भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। जैसे मैंने बताया अभी एक खेत, ये इसका सुनिश्चित क्षेत्र है। एक गमला मैंने बताया था, गमले में एक पौधा लगाया है, ये भी एक सुनिश्चित है। इसके अलावा महासागर भी एक सुनिश्चित है, महाद्वीप भी एक सुनिश्चित है, या किसी भी तरह से मरुस्थल भी सुनिश्चित होता है। तो कहने का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र भूतल पर सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है। नंबर 2 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षित तथा सुगठित होता है। नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थों का सतत विषय निवेश तथा बहिर्गमन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? तो जीवों की मृत्यु के पश्चात जैविक तत्व अपघटित होकर पुनः अजैविक तत्वों के रूप में वातावरण में मिल जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न खनिज पदार्थ बार बार पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के रूप में वातावरण में निरंतर चक्रीय भ्रमण करते रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों के इस चक्रीय भ्रमण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं दोबारा से, ठीक है। जल चक्र कैसे कहते हैं? तो महासागर, वायुमंडल तथा स्थलमंडल में जल का सतत आदान प्रदान जल चक्र कहलाता है। वाष्पीकरण एवं संघनन की क्रिया इसे चलायमान बनाती है। तो जल चक्र में होता यह है कि किसी एक स्थान से सूर्य की किरणें पड़ती हैं जल स्रोतों पर, वाष्पीकरण से जल ऊपर उठता है, ऊपर उठ कर के बादल बनते हैं और बादल बनकर किसी दूसरी जगह बरस जाते हैं बादल, और यहाँ से फिर नदियों का पानी फिर से वहीं पहुँच जाता है और फिर से वही वाष्पीकरण होता है और फिर से इस तरह से ये क्या बन गया, एक चक्र बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। दोबारा से प्रश्न को देखते हैं। महासागर, वायुमंडल तथा स्थलमंडल। भाई महासागर से जल ऊपर उठा, वायुमंडल में विलीन हो गया और स्थलमंडल पे बरस गया। जल का सतत आदान प्रदान मतलब जल कहीं से दूसरी जगह गया फिर दूसरी जगह से फिर से वहीं पहुंच गया।
आदान प्रदान जल चक्र कहलाता है। बाष्पीकरण एवं संघनन, बाष्पीकरण का मतलब जब बाष्प बन करके ऊपर जा रहा है और संघनन का मतलब जब वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, कि क्रिया इसे चलायमान रखती है। जल चक्र किसे कहते हैं, ये वही क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जल चक्र, दूसरा गैसीय चक्र और तीसरा अवसादी चक्र। अगला देखते हैं, वेदों के अनुसार पर्यावरण के संघटक कौन कौन से हैं। वेदों के अनुसार वायु, जल, वनस्पतियाँ, भूमि, आकाश, सूर्य आदि पर्यावरण के प्रमुख संघटक हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 13वें पे। वेदों में वायु के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो वेदों के अनुसार वायु के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्राणवायु है जो मनुष्यों में जीवन शक्ति का संचार करती है, और एक अपान वायु जो मनुष्य के सभी दोषों को बाहर करती है। यानी एक तो प्राणवायु जो हम अंदर के लिए लेते हैं, और एक अपान वायु जो अंदर से बाहर की ओर फेंकते हैं। तो एक ऑक्सीजन हो गई और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अथर्ववेद के अनुसार पर्यावरण के संघटक कौन से हैं। तो अथर्ववेद में जल, वायु और औषधियों को पर्यावरण के संघटक तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। तो अथर्ववेद में किन किन चीज़ को, एक तो जल है, एक वायु है और औषधियाँ, इनको पर्यावरण के संघटक के तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। अगले पे देखिए 2 प्रश्न है इसमें, और ये यूनिट नंबर 2 शुरू हो गया है यहाँ से। तो यूनिट 2 में देखते हैं, यूनिट सेकंड में पहला प्रश्न है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली पादप जगत, जैव जगत तथा मानव जगत की भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। देखो, मानव में भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इधर जीवों में भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और वनस्पतियों में भी बहुत तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं, यानी जीवों के अंतर्गत विविधताएं। जैसे पृथ्वी पर एक गिद्ध पाए जाते थे पहले, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए हैं। तो गिद्ध का होना भी पर्यावरण में बहुत आवश्यक था, क्योंकि अगर गिद्ध नहीं रहे तो वह जहाँ पर किसी भी तरह का सला गड़ा जो मांस होता है, गला सड़ा, उसको गिद्ध खा लेते थे। और अब वहाँ पर ऐसा कोई जीव नहीं है जो उनको खा करके उसको साफ़ कर सके, तो वहाँ पर बदबू वगैरह रहती है। पहले गिद्ध उसको साफ़ करके पर्यावरण को सुरक्षित और बहुत ही अच्छा बना देते थे, लेकिन अब गिद्ध ना होने से ये समस्याएं सामने आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता में कितने स्तर हैं। तो जैव विविधता के निम्नलिखित 3 स्तर हैं। एक तो आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता, 3 तरह की विविधताएं होती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले कारक बताइए। तो पर्यावासों का विनाश, ये है निवास, जो हम निवास करते हैं। जैसे बहुत सारे जीवों का घर जब हम मिटा देते हैं, जब हम उखेड़ देते हैं, जब हम तोड़ फोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ पर रहने वाले जीव भी नष्ट हो जाते हैं। वन्य जीवों का शिकार एवं तस्करी, जब वनों में जा कर के शिकार करके और हम हिरन को या उस तरह से खरगोश को मार के खा जाते हैं, या उनको महंगे दामों में कहीं बेच देते हैं, तो इससे क्या होता है, पूरी तरह से जंगल उसके बिना, पूरे जंगल उसके बिना रह जाता है, उसकी गिरावट आ जाती है और वह पर्यावरण से विलुप्त होने लगता है। तीसरा है प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। अगर किसी क्षेत्र में वायुमंडलीय गैसें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, तो फिर वहाँ पर कई सारे पक्षी नहीं रह पाते, कई सारे जीव वहाँ नहीं रह पाते। तो पर्यावरण भी इसका महत्वपूर्ण है। नंबर 4 है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आपको सेमेस्टर 5th में आपको पढ़ने को मिलेगा, बहुत शानदार टॉपिक है। इस समय जलवायु जो परिवर्तित हो रही है, उसकी वजह से भी कई सारे जीव विलुप्त हो रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है। अब ये आप मोस्ट पर निशान लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है। भाई विश्व में जितनी भी सारी प्रजाति हैं, सारी प्रजातियां फल फूल रही हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ विशेष जातियों पर, कुछ विशेष पक्षियों पर, कुछ विशेष जंतुओं पर एक खतरा सा मंडरा आ गया, वो सारे विश्व से विलुप्त हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रेड डाटा बुक में उसको नोट किया जाता है कि भाई ये जो पक्षी है या ये जो जीव है ये विलुप्त हो रहा है। फिर उस पर सरकारें ध्यान देती हैं, क्षेत्रीय सरकारें जो होती हैं, फिर उसको उत्थान के लिए ध्यान देती हैं। जैसे हमारे यहाँ मोरों की संख्या कम हो रही है, मोर को लोग मार करके खा लेते हैं, तो जो मोर है उसके लिए हमने राष्ट्रीय पक्षी नाम से घोषित किया है। तो अगर ये मोर और ज़्यादा घट जाएगा तो संकटापन्न में आ जाएगा ये, और संकटापन्न में आ जाएगा तो फिर रेड डाटा बुक में इसे दर्ज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकटापन्न प्रजातियों से क्या अभिप्राय है। संकटापन्न प्रजातियों में दुर्लभ प्रजातियों, असुरक्षित प्रजातियों तथा विलुप्त प्राय प्रजातियों के पादपों एवं जीवों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब या तो कोई ऐसी प्रजाति हो जो दुर्लभ हो, कि कहीं कहीं दिखाई देती है। एक अंडमान सूअर पाया जाता है जो कि अंडमान में ही पाया जाता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहीं पाया जाता है, और उस तरह का सूअर पूरे विश्व में नहीं पाया जाता। तो दुर्लभ प्रजातियां कहीं एक जगह दिखाई देती हैं पूरे विश्व में, और वहाँ पर भी अगर ख़त्म हो गई तो विश्व से उनका नाम निशान मिट जाएगा। तो इसलिए इनको सुरक्षा देना हमारा काम है। दुर्लभ असुरक्षित प्रजातियां मतलब जिनकी सुरक्षा नहीं है, जिनको लोग खूब मार के खाए जा रहे हैं, और धीरे धीरे वह उनकी संख्या घट रही है। विलुप्त प्राय, जो पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं, ऐसी प्रजातियों को हम इस संकटापन्न प्रजाति के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र या तप्त स्थल से क्या तात्पर्य है। इस तप्त का मतलब होता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट अभी आपको आगे समझ में आएगा। हॉट स्पॉट के कई सारे प्रश्न हैं इसमें, बहुत अच्छे से मैंने, जहाँ से मैंने ये सारे प्रश्न लिए हैं वहाँ हॉट स्पॉट ज़्यादा अच्छे से नहीं दिया था, मैंने इसको अलग से सर्च कर करके इसमें लिखा है। जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र या तप्त स्थल के क्या तात्पर्य है। उत्तर देखते हैं। जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र या तप्त स्थल से तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से है जहाँ पर जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों की बहुलता हो, परंतु वर्तमान में ये क्षेत्र संकटग्रस्त हो गए हैं। विश्व के 4 तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तो विश्व में 38 से ज़्यादा तप्त स्थल हैं, और उसमें से 4 हमारे भारत में हैं। लेकिन ये पूछ रहा है पूरे विश्व के, तो विश्व के तो हम 4 लिख ही सकते हैं। पहला है पश्चिमी घाट, ये भारत में। कैलिफोर्निया का पुष्पी पादप क्षेत्र, ये अमेरिका में है। पश्चिमी अमेजोनिया की उच्च भूमि ब्राज़ील में है, और पश्चिमी इक्वाडोर, ये भी इक्वाडोर देश में है। तो ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो तप्त स्थल या हॉट स्पॉट माने जाते हैं। मैंने ऊपर लिख भी दिया है, देखो हॉट स्पॉट। सतत विकास से क्या अभिप्राय है। सतत विकास से आशा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम किताबी भाषा से थोड़ा हट के इसको पढ़ लेते हैं। सतत विकास क्या है कि जो संसाधन पाए जाते हैं इस समय, मान लीजिए इस समय कोयला पाया जाता है या पेट्रोल पाया जाता है, तो हम कोयला और पेट्रोल का इस तरह से उपयोग करेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये चीज़ें आसानी से सुलभ हो जाए। या आप इसका एक शानदार उदाहरण देख सकते हैं जल का या पानी का। तो जो जल है, हम जल का ऐसा उपयोग करें इस समय कि हम तो भर के पेट पानी पिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने कामों को भी अच्छे से करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे जल को गंदा कर दें, सारे जल को प्रदूषित कर दें। तो आने वाले लोग क्या पिएंगे भाई, दुनिया तो आगे भी चलेगी ना। तो हम अपना ऐसा विकास करेंगे कि हमारा तो विकास होगा, लेकिन हम किसी चीज़ को दूषित नहीं करेंगे, किसी चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे, उसे सुरक्षित रहने देंगे, उसे लिमिटेशन में यूज करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको देख सके, उसके आनंद ले सके, उसके संभावनाएं खोज सके उसके बारे में। तो इसलिए
जब हम भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपना विकास करते हैं, संसाधनों को उसी हिसाब से खर्च करते हैं, तो वह किस में आता है? सतत विकास के अंतर्गत ही आता है। अब किताबी भाषा देख लेते हैं। सतत विकास से आशा प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा एवं व्यवस्था को बनाए रखते हुए विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मानव की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी की, देखो वर्तमान तो हम हैं ही, भावी पीढ़ी मतलब जो आने वाली पीढ़ी है, जो आएगी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला देखते हैं सतत विकास के आधार बताइए। तो सतत विकास के आधार में चटलैंड आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास अवधारणा के 2 प्रमुख आधार बताए गए हैं। पहला है आवश्यकताओं की संरचना, विशेषकर गरीब लोगों की आवश्यकताओं पर बल देना। नंबर 2 है मानव की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली पर्यावरणीय क्षमता पर विचार करना। भाई अगर हम वायु को प्रदूषित कर देंगे तो आने वाले लोग सांस कैसे लेंगे? भाई उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा ना। इसलिए हम ऐसा विकास करें ना कि हमारा तो विकास हो चाहे थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको वायु शुद्ध मिले, उसको सूर्य की किरणें मिले, उसको जल मिले, उसको पर्वत मिले, उसको पठार मिले, उसको नदियाँ मिले, उसको झरने मिले, सारी चीज़ें जो प्रकृति की हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो उसको भी मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जीके के लिहाज से भी। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी या साइलेंट वैली, दोनों तरह से प्रश्न पूछा जाता है, में पाई जाती है। साइलेंट वैली दक्षिणी भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक क्षेत्र है। यह एक घना उष्णकटिबंधीय जंगल है जो कई लुप्तप्राय प्रजातियों सहित वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध और विविध श्रेणी का घर है। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉटस्पॉट कौन से हैं? अब भारत वाले देख लो भाई कौन से हैं। जो भारत का मैप है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको मैप बता देता हूँ। इससे मैप बन नहीं पा रहा है, चौक से बनना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, इसको देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, भाई दक्षिण का जो क्षेत्र है ये वाला पश्चिमी घाट, ये हॉटस्पॉट है। हिमालय, उत्तर में जो हिमालय पर्वत है ये हॉटस्पॉट है। भारत वर्मा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जहाँ पर म्यांमार है, ये वाला क्षेत्र है। और सुंदरलैंड, तो ये सुंदरलैंड है। ये कौन सा है? ये जो यहाँ पर बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश पे पास में जो हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, उस डेल्टा की बात हो रही है। इस तरह से भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के वे क्षेत्र हैं जो प्रजातियों में समृद्ध हैं, जो केवल उस क्षेत्र के स्थानिक हैं। देखिए भाई यहाँ पर हॉटस्पॉट क्षेत्र है तो यहाँ पर बेहिसाब पेड़ होंगे, पक्षी होंगे, जंतु होंगे और यहाँ कोई विशेष तरह के जानवर रहते होंगे, वो फल फूल रहे होंगे। ये ऐसा एक क्षेत्र होता है जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं। यहाँ पर शिकार करना वर्जित होता है पूरी तरह। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा बायोम में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। और टुंड्रा बायोम कौन से होते हैं? टुंड्रा बायोम होते हैं जो कि सबसे ऊपर ध्रुवों के क्षेत्र में होते हैं। इस बायोम में टुंड्रा बायोम पाए जाते हैं। ये 66 डिग्री से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो भाई आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो रह गया है यूनिट 3, यूनिट 4 और बाकी के जो यूनिट बचे हैं सारे के सारे अगले वीडियो में आएंगे। ये अगला जो वीडियो है कल मिल जाएगा आपको। और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें। तो कल तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं। शुक्रिया।